जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 25 ऑफ अक्टूबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास है आपके लिए यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओआरओ, बीईओ, यूकेपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेस, जहां पर सिलेक्शन की तैयारी करवाई जाती है, प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाती है। हर साल कोर्स अपडेट होता है, ऐसा नहीं है कि एक कोर्स बनाकर सालों साल तक चलाया जा रहा है। हर साल अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ आपको मेंटर प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि रियल टाइम बेसिस पर आपके डाउट्स को सॉल्व कर सके। तो बिना समय वेस्ट किए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और आज ही कोर्सेज की इंफॉर्मेशन लो। डिस्काउंट वगैरह की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो आप, और अगर आप बताओगे कि आप हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को रेगुलरली सुनते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट भी जो है वो मिल सकता है। तो ये है हमारे टॉपिक्स जिनके बारे में हम एक एक करके जो है वो चर्चा करने वाले हैं। बट मैं एक स्टूडेंट है हमारे, उनके कमेंट के बारे में जो है वो बात करना चाहूंगा। हाँ, कंसंट्रेशन से रिलेटेड जो है वो आपने मुझसे पूछा था कि सर ये कंसंट्रेशन जो है वो कैसे जो है वो बढ़ाएं, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन आपके साथ बहुत ज्यादा हो रहा है। देखो यार, बहुत सिंपल सा मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। एक टेक्निक होती है जिसका नाम है पोमोडोरो, है ना, POMODORO, पोमोडोरो। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि आप 25 मिनट तक जो है वो पढ़ाई करो। स्टार्टिंग करो 25 मिनट से, है ना। 25 मिनट्स का एक टाइमर लगाओ और इस 25 मिनट्स के टाइमर पे आपको कोई भी चीज जो है वो देखना नहीं है, राइट। किसी भी प्रकार की चीज पर फोकस नहीं करना, सिर्फ अपनी किताब जो है वो सामने रखो और पढ़ना शुरू करो। या फिर आप लेक्चर्स देख रहे हो तो सिर्फ 25 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, चाहे कोई नोटिफिकेशन आ जाए, कुछ आ जाए, पहली चीज तो अपने मोबाइल को डीएनडी में डालना सीखो, डो नॉट डिस्टर्ब मोड में, राइट। इसको डालो डीएनडी वाले मोड में, और डीएनडी वाले मोड में सिर्फ जो आपके खास लोग हैं, खास मतलब सिर्फ आपके पेरेंट्स, है ना। उसके अलावा ये वो नहीं होना चाहिए कि खास बंदी, खास बंदा, ये कुछ नहीं होता, फालतू की बातें हैं सब, है ना। एक टाइम आएगा जब वो हाथ से चीजें जो है वो निकल जाएगी, तब समझ में आएगी आपके। तो पहली चीज अपने इंटरेस्ट की पूर्ति करो, क्योंकि जो सक्सेसफुल आदमी होता है उसी के पीछे सब कुछ होता है भाई। और जो सक्सेसफुल जो है वो नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है ना। ये बात ध्यान में रखो, या तो फिर संत बन जाओ। तो डू नॉट डिस्टर्ब डीएनडी वाले मोड में डालो अपने मोबाइल को, 25 मिनट का टाइमर लगाओ और उस 25 मिनट में जो चीज पढ़ रहे हो वो फोकस के साथ पढ़ो। और जैसे ही आपका टाइमर ऑन हो, उसके बाद यानी कि बीच में अगर आप किसी टॉपिक के हो तो उस टॉपिक को खत्म होने दो। खत्म होने के बाद फिर टाइमर शुरू करो 5 मिनट का, और उस 5 मिनट में आप बाहर टहलो, नोटिफिकेशन वगैरह देख लो। बट हाँ, एक चीज ध्यान में रहे, कोई वीडियो वगैरह दूसरा प्ले मत करना, क्योंकि आपने कोई दूसरा वीडियो वगैरह प्ले किया तो फिर ये 5 मिनट से सोचोगे आप चलो स्नूज कर देते हैं, 10 मिनट कर देते हैं, 10 से 15 मिनट, 15 मिनट से 1 घंटा हो जाएगा। फिर आप वो वाले ट्रैप में फंस जाओगे, अपने डिस्ट्रैक्शन वाले ट्रैप में। तो अपने आप को बोलो कि भाई मुझे, मैं 25 मिनट पढ़ाई करूंगा और सिर्फ 5 मिनट में मैं अपने आप को ब्रेक पर रखूंगा। स्टार्ट विद दिस ओनली। और ये करो कितनी, 4 साइकिल। 25 मिनट प्लस 5 मिनट एक साइकिल हो गई, फिर 25 मिनट प्लस 5 मिनट दूसरी साइकिल हो गई, फिर 25 मिनट प्लस 5 मिनट तीसरी साइकिल हो गई, फिर चौथी साइकिल हो गई। फिर एक बड़ा गैप जो है वो ले लो, ब्रेक ले लो, फिर ऐसे ही एक साइकिल और जो है वो शाम में कंटिन्यू कर लो। इतना तो कर ही सकते हो, 4 घंटे की पढ़ाई सिर्फ। स्टार्टिंग ये करके देखो और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या रिजल्ट्स मिला आपको। मजा आ जाएगा आपको लिटरली। और फिर धीरे धीरे करके 25 मिनट से फिर 50 मिनट आ जाएगा कि 50 मिनट की पढ़ाई, 10 मिनट का ब्रेक। ऐसी फिर 4 साइकिल करो, तो 4 साइकिल दिन में 2 बार जो कर रहे हो, उसके बाद फिर दिन में 3 बार करने लगो, फिर 4 बार करने लगो। बट स्टार्ट करो धीरे धीरे। अभी एक हफ्ते तक सिर्फ एक ही साइकिल करो, 4 बार 25 मिनट और 5 मिनट का ब्रेक, 1 2 3 4। जैसे ही वो कंप्लीट हुआ उसके बाद रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज अपने आप को टास्क दो कि भाई मुझे ये चीज जो है वो रोज अब कंप्लीट करनी है, एटलीस्ट एक बार। एक हफ्ते तक, 15 दिन तक आपने कंप्लीट करी, उसके बाद फिर आप 1 से 2 बार अपने टारगेट को बढ़ाओ, है ना। और फिर खुद देखना आपका आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो कितना हाई हो जाएगा। तो चलिए, आज ये टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग ईच एंड एवरी टॉपिक्स, मैं आपको पूरे टॉपिक्स का एक छोटा सा आइडिया देता हूं, जिससे कि बाद में जब डिटेल में हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो पहला जो टॉपिक है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, पॉवर्टी और क्लाइमेट से जुड़ा ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिलता है। तो अभी हो क्या रहा है कि
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इन्होंने ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025 जो है वो रिलीज किया है। ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो क्या होता है कि कई बार ये रिपोर्ट वगैरह से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं कि ये फलाना रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा रिलीज करी। तो ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025 रिलीज हुआ है, जिसका टाइटल वगैरह थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो मैं आपको बताऊंगा कुछ फैक्ट्स वगैरह भी जब इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बताया गया कि भाई बहुत ज्यादा लोग बुरी तरह से जो है वो पीड़ित हैं, एयर पोल्यूशन, ड्रॉट, है ना, हीट, फ्लड, इन सब इश्यूज के कारण बहुत बुरी तरह से पीड़ित है। तो उसकी चीजें जो है वो बताई गई हैं। ये कहा गया कि हमें बहुत ही जल्दी जो है वो गरीबी को रिड्यूस करने के लिए ऐसी पॉलिसी जो है वो बनानी पड़ेगी जो क्लाइमेट एक्शंस को ध्यान में रखते हुए गरीबी को खत्म कर सके, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अब आप खुद सोचो ना, जो लेबर्स जो होते हैं धूप में जो है वो काम करते हैं, तो हीट स्ट्रोक के कारण लोगों की डेथ भी हो रही है और ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। बीमार पड़ेंगे तो गरीब लोग जो है वो काम पे नहीं जाएंगे, तो फिर और स्थिति उनकी खराब होगी ना। सो दिस इज द इशू। ये चीज जो है वो समझाने की कोशिश करी है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने। ऐसी नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, तमिलनाडु के अंदर एक भगदड़ हम लोग को जो है वो देखने को मिली कि मची, है ना। वही हो रहा है ना आजकल, स्टैम्पीड बहुत हो रही है, भगदड़ में लोगों की मौतें जो है वो हो रही है। तो उसमें बताया गया कि इंडिया का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम में बहुत कमी है। तो अभी तमिलनाडु के अंदर भी भगदड़ होने के कारण ये इश्यूज देखने को मिले। तो कहा यही जा रहा है भाई कि इमरजेंसी मेडिकल केयर को कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी माना जाए आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के स्कोप में। तो इसी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखो आजकल भगदड़ वाली स्थिति बहुत ज्यादा मच रही है। और फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक गोल्डन आवर होता है। जैसी किसी इंसान को जब कोई चोट लगती है ना, गंभीर चोट, तो पहला 60 मिनट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्लेटिनम 10 मिनट्स कहा जाता है कि 10 मिनट के अंदर अंदर 10 मिनट के अंदर, प्लेटिनम 10 मिनट्स जिसको कहते हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर हेल्प सपोर्ट पहुंच जाना चाहिए पेशेंट के पास। स्कीम भी है, 108 एम्बुलेंस सर्विस, नेशनल हेल्थ मिशन का सपोर्ट है ना, और भी काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा आर्टिकल है। नेक्स्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। बेसिकली क्या हुआ है कि अभी कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर्स की बातचीत हुई। उस दौरान कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह भी हुए, समुद्री सुरक्षा को लेकर, है ना, सबमरीन रेस्क्यू को लेकर, एयर रीफ्यूलिंग को लेकर। तो कुल मिलाकर डिफेंस पार्टनरशिप एक काफी अच्छी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रही है। तो उसी से जुड़ा ये अच्छा एक आर्टिकल है जो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट, अब आपको बताइए कि ठंडियों के समय पर दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, उसी की बातचीत हो रही है फिर से, है ना। CAQM ने GRAP स्टेज सेकंड एक्टिवेट किया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्रॉस कर गया है 300 से ऊपर, वेरी पुअर हो गया है। 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनाया गया एक फ्रेमवर्क है GRAP, जिसके बारे में आगे चल के मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फिर से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन हो रहा है, तो इससे जुड़े टॉपिक अभी आपको एक महीने में कम से कम 2-3 टॉपिक्स देखने को मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट, फटाखों से रिलेटेड ये टॉपिक है, क्रैकर से रिलेटेड, ग्रीन क्रैकर से रिलेटेड, ठीक है। अब ग्रीन क्रैकर्स क्या 100% सेफ रहते हैं? क्या 100% एनवायरमेंट पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते? ऐसा नहीं है भाई, ग्रीन क्रैकर्स भी पोल्यूशन करते हैं भैया, बट वो लेस हार्मफुल इनको माना जाता है। तो इसी से जुड़ा एक अच्छा आर्टिकल है जिसमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होंगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए फटाफट एक एक आर्टिकल को कवर करते हैं। आप बहुत ध्यान से हर एक चीजों को जो है वो समझिएगा, सुनिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में पहले तो बात करेंगे। आप तो ये चीज लिख लो, नोट डाउन कर लो। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इनके द्वारा क्या रिलीज जो है वो किया गया, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट। और इसका टाइटल भी ध्यान में रखना है, तो ये पूरी चीज जो है वो लिख मारो आप, ओवरलैपिंग हार्डशिप्स, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स। तो ये चीज आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब इस रिपोर्ट ने क्या दिखाया पता है, 1.1 बिलियन लोग, यानी दुनिया के एग्जैक्टली 18.3%, आप कह सकते हो लगभग, लिखा हुआ ना
नियरली 8 in 10 पीपल, हर 10 में से 8 लोग भी आप कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, है ना। बताया जा रहा है एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं, यानी कि बहुत गरीबी में, अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। लिख लीजिए, दुनिया के 1.1 बिलियन लोग एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं। बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लगभग 10 में से 8 लोग वैश्विक स्तर पर 1.1 बिलियन में से 887 मिलियन भी हैं जो अत्यधिक, यानी कि इनमें से भी, यानी कि अगर इनकी हम बात करें, यानी कि 1.1 बिलियन तो बहुत गरीबी में जी रहे हैं, इनमें से भी 80% लोग डायरेक्टली क्लाइमेट हजार्ड, यानी कि क्लाइमेट, जलवायु का जो कहर है उसके कारण और बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे एयर पोल्यूशन की चपेट में हो रहे हैं, सूखे की चपेट में आ रहे हैं, बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। तो गरीबों के लिए स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब बनती जा रही है। ये जलवायु परिवर्तन सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रोवाइड करा रहा है। ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 जो है वो होने वाली है, कल ही हमने पढ़ा था इसके बारे में, ब्राजील के अंदर। उससे पहले ये रिपोर्ट जो है वो आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं हाईलाइट की। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या भी है, कोई मुझे बताएगा इसकी थीम? मैंने कल ही आपको पढ़ाया है, बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि अब एक्शंस पर फोकस करना है, इंप्लीमेंटेशन पर फोकस करना है। जिन लोगों ने कल ध्यान से मेरे लेक्चर को पढ़ा, उनके दिमाग में अगर ये वाला टॉपिक पॉपअप हो गया तो बिल्कुल सही तैयारी करो। अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स पे लिखना कि हाँ सर मुझे याद आया था ये वाली चीज। भले ही वो थीम एग्जैक्टली याद ना आई हो, बट ये चीज जरूर याद आ गया हो कि अरे यार एक्शंस लेना है। तो बेटा सही डायरेक्शन में फोकस के साथ पढ़ रहे हो। अगर नहीं याद आया तो थोड़ी सी और मेहनत करो और फोकस के साथ चीजों को देखो। आइए, तो देखो यार, ये सब तो अलग बात है, आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है क्या। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स गरीबी को सिर्फ इनकम बेस्ड नजरिए से नहीं देखता, मतलब किसके पास कितनी इनकम है, किसके पास कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, उस अकॉर्डिंग अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, बल्कि हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स के इंडिकेटर से मेजर किया जाता है। लिख लीजिए, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स, इनको देखते हुए मेजर किया जाता है ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और फिर रिपोर्ट जारी की जाती है। 2010 से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ओपीएचआई, इन्होंने मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। 2025 एडिशन ने पहली बार पॉवर्टी और क्लाइमेट एक्सपोजर के ओवरलैप का आकलन किया, मतलब कि पहली बार यह दिखाया कि जलवायु परिवर्तन का कहर किस प्रकार से गरीबी को बढ़ाने में हो रहा है या गरीबों के लिए कितना कष्टदायक बन रहा है। 109 कंट्रीज इस एडिशन के अंदर कवर्ड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी के साथ यह अलाइन करता है कि गरीबी को खत्म करना है, और आइडेंटिफाई करता है कि कौन गरीब है, कैसे गरीब है और किस कारण से वो गरीब बना। ये पूरी चीज की एनालिसिस होती है। अब क्या हुआ, पहला पॉइंट तो उन्होंने ये बता दिया कि भाई 1.1 बिलियन लोग गरीबी में हैं। पेंडेमिक की रिकवरी के बावजूद, जो कोविड-19 जो आया था उसकी रिकवरी के बावजूद भी गरीबी का स्तर अभी भी बहुत हाई है। दूसरा पॉइंट, लगभग 43.6% गरीब लोग यानी 501 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में हैं। एटलीस्ट आधे जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडिकेटर में बहुत बुरी स्थिति में है। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे दुनिया की 33.6% पॉपुलेशन है। दुनिया की पॉपुलेशन में, टोटल पॉपुलेशन में जो अगर बच्चों की बात करें तो 33.6% पॉपुलेशन बच्चों की है, पर 51% गरीब उनमें से हैं।
ये इंटर जनरेशनल डेप्रीविएशन को शो करता है। होता यही है ना भाई कि लोग मेहनत नहीं करते हैं और उसके कारण और फिर बच्चे पैदा कर लेते हैं और बच्चों को जो है वो गली गली दर दर ट्रैफिक सिग्नल जो है वो घूमना पड़ता है। भैया मैं आपसे जेन्युइनली बता रहा हूं, आज की डेट में आप अगर आराम से अपने घर में बैठकर मेरा लेक्चर सुन पा रहे हो ना कंफर्टेबली, या अपने ऑफिस में बैठकर या कोई भी जैसे भी, आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है। इस दुनिया में लोगों की कंडीशन बहुत खराब है, इसलिए शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले का, अपने मां बाप का, कि उनकी वजह से आप एक अच्छी कंडीशन में हो। जो भी मैंने अक्सर लोगों को देखा है, साले अपने मां बाप को कोसते रहते हैं कि इनके चक्कर में हमें ये कोर्स नहीं खरीद पा रहे, इनके चक्कर में हमारा ये नहीं हो पा रहा है, इनके चक्कर में हमारा वो नहीं हो पा रहा। बेटा तुम्हें बड़ा कर दिया उनने, अब तुम्हें एक ही चीज सोचनी है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं अपने मां बाप की दुनिया को बेहतर बना सकूं। बस ये चीज सोचनी है आपको। और जब ये चीज सोचने लगोगे ना, तो मैं लिखकर गारंटी देता हूं आपको, सक्सेस के पास आप नहीं जाओगे, आपके पास सक्सेस आने लगेगी। अपना माइंडसेट ठीक करो सबसे पहले तो, अगर सक्सेसफुल बनना है तो। कंप्लेनिंग मोड से ग्रैटिट्यूड मोड पे आ जाओ, थैंकफुल मोड पे आ जाओ। देख रहे हो आप आंकड़े कि कितने लोग गरीबी में है, कितने परेशानी में है, और आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की, तो बेटा हर चीज छोड़कर इस अपॉर्चुनिटी को लो। मैंने तो अपने पिताजी का देखा है भाई, मतलब उनसे देखा क्या, सुना है उनसे कि उनकी कंडीशन बहुत खराब थी उनकी फैमिली की, बट उन्होंने दिन रात एक मेहनत जो है वो कर कर मुझे इस पोजीशन पे जो है वो खड़ा किया कि मुझे कभी वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़ी जो मेरे पापा ने फेस करी। एंड द गेम इज वेरी सिंपल। कोसो मत अपनी सर्कमस्टेंसेस को, बल्कि ये ढूंढो कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है बाहर निकलने की। आप बोलोगे हमें तो कोई गाइड करने वाला नहीं मिला। अरे बेटा सुन सुन के लोग जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। आपके पास तो इंटरनेट है, इंटरनेट से बड़ा गाइड आपके पास और कोई नहीं है। बढ़ो, मेहनत करो, एक माइलस्टोन अचीव कर दो कि तुम्हारी फैमिली में, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग की फैमिली में अगर कोई आईएएस आईपीएस नहीं है, बन जाओ, इतिहास लिख दो कि मैं अपनी फैमिली का पहला आईएएस हूं। जलवा ये होना चाहिए गुरु। 740 मिलियन लोग मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं, मतलब इनकम बेस्ड क्लासिफिकेशन एक्चुअल डेप्रीविएशन को अंडर एस्टिमेट करता है। क्योंकि आप देखो ना, आप भाई अगर इनकम के आधार पर चीजों को देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी नहीं। सब सहारन अफ्रीकन, साउथ एशिया मिलकर पूरे दुनिया भर की गरीबी का 83% शेयर रखते हैं, और सिर्फ सब सहारन अफ्रीका में ही दुनिया के आधे से ज्यादा गरीब लोग हैं। 83.5% गरीब लोग गांव क्षेत्रों में हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सर्विसेज की कमी सबसे ज्यादा है। लगभग 887 मिलियन गरीब लोग कम से कम एक क्लाइमेट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो हीट की हो, चाहे वो बाढ़ की हो, चाहे वो सूखे की हो। इससे डबल बर्डन क्रिएट होता है। प्रॉब्लम तो है ही उनके ऊपर, और एनवायरमेंट स्ट्रेस भी उनके ऊपर सबसे ज्यादा है। पेंडेमिक के बाद महंगाई बढ़ गई, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, क्लाइमेट की स्थिति और खराब हो रही है। इस वजह से कई कंट्रीज में गरीबी रिडक्शन जो है वो स्लो या फिर रिवर्स हो गया, कि गरीबी कम होने की जगह उल्टा और बढ़ रही है। तो दीज आर द इश्यूज। साउथ एशिया, सब सहारन अफ्रीका ग्लोबल एपी सेंटर बन गए हैं, यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है। लिख सकते हो, सिर्फ साउथ एशिया में ही 380 मिलियन गरीब लोग क्लाइमेट हजार्ड जोन में रहते हैं, ऐसे जोन में जहां पर क्लाइमेट की स्थिति बहुत खराब है, कभी भी डिजास्टर हो सकता है। साउथ एशिया में 99.1% गरीब लोग कम से कम एक क्लाइमेट शॉक फेस करते हैं, और 91% मल्टीपल हजार्ड शॉक्स फेस करते हैं।
लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज पर सबसे ज्यादा बर्डन है। 548 मिलियन गरीब लोग एक हजार्ड से अफेक्टेड और 470 मिलियन मल्टीपल हजार्ड से अफेक्टेड है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने पॉवर्टी रिडक्शन में रिमार्केबल सक्सेस दिखाई है। 2005-6 में पॉवर्टी रेट 55.1% थी, 2019 से 21 तक गिरकर 16.4% हो गई। 414 मिलियन लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए। तो ये गेम है। चैलेंज अभी भी है। 99% देखो लिखा क्लियरली, सेकंड पॉइंट पढ़ो, 99% इंडिया के गरीब ऐसे रीजन में रहते हैं जो हीट वेव्स, फ्लड और एयर पोल्यूशन से पीड़ित हैं। ऐसे क्षेत्र, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों पर ज्यादा सीवियर है। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर बहुत कम है भैया। गांव क्षेत्र हुए और शहरी क्षेत्र हुए, उसमें गैप बहुत ज्यादा है। जेंडर इनइक्वलिटी है। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम यानी कुपोषण की प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ज्यादा नजर आ रही है। बट ये चीज लिख सकते हो आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी है कि हमने भैया इस चीज से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, है ना, जल जीवन मिशन, इन सब स्कीम्स ने डायरेक्टली लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करके ये जो दुविधा जो गरीबों के ऊपर पड़ रही थी उसको रिजॉल्व करने का में मदद करी। तो बस यही है भाई कि क्लाइमेट रेजिलिएंट पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिसमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ये सब चीजें कंबाइंड हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डैशबोर्ड बनाना होगा ताकि रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटरिंग हो और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो सके। डेटा के आधार पर पॉलिसी बने। रिन्यूएबल एनर्जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग जहां पर भी लिखा रहता है ना तो उसको मैं हमेशा बोलता हूं कि ये यूज मत करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो शब्द है ना उसकी जगह जो है वो आप जो है वो यूज करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जगह नेचुरल फार्मिंग, समझ में आ रही है आपको, इसकी जगह नेचुरल फार्मिंग यूज करो। सर्कुलर इकोनॉमी, ऐसे इको फ्रेंडली एम्प्लॉयमेंट को हम प्रमोट करें। गेम ये है भाई। फोर्थ पॉइंट, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कंसेशनल क्लाइमेट फाइनेंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। फंडिंग चाहिए ना भाई, जिसके बारे में कल भी हमने जो है वो डिस्कस किया था। 83 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग आ रही है बस, जो कि डेवलप कंट्रीज की तरफ से हर साल 300 बिलियन डॉलर की लानी चाहिए 2035 तक। और अभी का कमिटमेंट तो 100 बिलियन डॉलर का है, बट वो भी अचीव नहीं हो पा रहा, उससे भी कम हो रहा है। 83 बिलियन डॉलर्स के आसपास आ पा रही है ना। कल ही डिस्कस किया था ना, यही आंकड़े थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब मैंने एक बार बस पढ़ा था उस टॉपिक को और सोचो मुझे याद रहा। क्यों याद रहा? वो कॉन्सेंट्रेशन। आपके साथ भी सेम वही चीज होनी चाहिए कि आप एक बार चीजों को कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो तो आपको चीजें थोड़ी सी याद रहे। एटलीस्ट 1-2 दिन तक तो याद रहे, फिर उसको रिवाइज कर लो तो आपकी वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। जेंडर, चाइल्ड सेंसिटिव वेलफेयर इंटरवेंशन, पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराओ। क्लीन फ्यूल का उपयोग करो जिससे एयर पोल्यूशन कम हो। एजुकेशन पर ध्यान दो। तो इन सब चीजों से गरीबी जो है वो कम की जाएगी। स्किल्स जो है वो डेवलप करो, है ना। गरीबी से बाहर निकालना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखो यार, मुद्दा आपको समझ में आ ही रहा है कि तमिलनाडु के अंदर कारू डिस्ट्रिक्ट में जो भगदड़ जो मची थी, तो उसने एक बार फिर से जो है वो सवाल उठा दिया कि क्या इमरजेंसी जो है वो मेडिकल मतलब इमरजेंसी मेडिकल केयर जो है वो क्या एक सर्विस है या एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी। क्योंकि देखो अचानक से कोई भगदड़ मचती है, घटना होती है, तो तुरंत जो है वो मेडिकल सर्विस जो है वो आनी चाहिए। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है बननी चाहिए। ये दैट इज ट्रू। अब इस मुद्दे ने इंडिया की इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की कमजोरियां तो एक्सपोज कर ही दी हैं। चाहे वो एम्बुलेंस समय पे ना आना, है ना, या अथॉरिटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन गैप होना, या एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज रेगुलेशंस फॉलो ना करना, है ना। तो ये चीज आ रही है। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स को राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21 का पार्ट जो है वो मानना चाहिए।
तो बस यही फैक्ट्स हैं इस आर्टिकल के अंदर, और कुछ भी नहीं है इस चीज के बारे में। आर्टिकल 21 जो है वो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, जो मैं आपको बोलता ही हूं ऑलरेडी। तो इसके अंदर यही है कि टाइम पर जो है वो इमरजेंसी मेडिकल केयर भी मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि राइट टू लाइफ ऑब्वियस ही बात है कि इमरजेंसी मेडिकल केयर भी तो मिले। स्टेट का मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो डिजास्टर, एक्सीडेंट या लार्ज पब्लिक गैदरिंग्स के दौरान जो है वो एम्बुलेंस एक्सेस इंश्योर करें कि भाई बिना किसी रुकावट के एम्बुलेंस मिलनी चाहिए। ऐसे मतलब स्थिति में जब कोई आपदा आ गई या लार्ज लेवल पर पब्लिक अगर गैदर्ड है तो फायर ब्रिगेड सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस, ये सब चीज अवेलेबल होना जरूरी है। इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स को एक ऑप्शनल सर्विस नहीं बल्कि एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन माना जाना चाहिए। तो बस इसी के ऊपर ही, इसी के इर्द गिर्द ही हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि ये पूरा आर्टिकल जो है वो बेस्ड है। आपको थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताऊं कि मॉडर्न इमरजेंसी मेडिसिन की सोच जो है वो वर्ल्ड वॉर्स, कोरियन वॉर्स और वियतनाम वॉर्स के दौरान आई थी। यानी कि आज की डेट में हम लोग देखते हैं ना कि एकदम से एम्बुलेंस आ जाएगी, है ना, क्विकली आपने 108 जो है वो डायल किया, एम्बुलेंस आ गई, है ना। तो ये सर्विस आपको ऑलरेडी पता है। ये शुरू कहां से होती है? वर्ल्ड वॉर के समय पे, कोरियन वॉर के समय पर, वियतनाम वॉर के समय पे, जहां बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड रैपिड इवैक्यूएशन, रेस्क्यूएशन की इंपॉर्टेंस समझ आई। पहले एम्बुलेंस एक सिंपल ट्रांसपोर्ट होती थी, पर आज के टाइम पे वो मोबाइल हॉस्पिटल बन गई। आज की डेट में एम्बुलेंस में भर्ती करते सही इलाज शुरू हो जाता है पेशेंट का, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है, आईवी फ्लूइड्स होती हैं, एयरवेज मैनेजमेंट होता है, कार्डियक सपोर्ट सिस्टम भी होता है। पहले सिर्फ पेशेंट्स को हॉस्पिटल तक ले जाओ पे फोकस था, अब फोकस है कि जैसे ही एम्बुलेंस में बैठेगा पेशेंट, उसको स्टेबल करना शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए दो मॉडल्स बने हैं, एक पैरामेडिक लेड इमरजेंसी यूनिट और दूसरा डॉक्टर लेड इमरजेंसी यूनिट। इंडिया ने एक मिक्स्ड अप्रोच मतलब अडॉप्ट करी है। गोल्डन आवर्स आर टू प्लेटिनम 10 मिनट्स, ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। गोल्डन आर टू का कंसेप्ट जो था, उससे हम लोग प्लेटिनम 10 मिनट्स के कंसेप्ट पे आए हैं। गोल्डन आवर का मतलब जैसे ही चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, उसके 60 मिनट के अंदर अंदर ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट और उभर कर आ गया, प्लेटिनम 10 मिनट, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि विक्टिम तक 10 मिनट के अंदर मेडिकल हेल्प पहुंचनी चाहिए। 108 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जो इनिशिएटिव है हमारा, नेशनल हेल्थ मिशन का इनिशिएटिव है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हमने बेसिकली इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सर्विस को एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज करके हर एक जगह सर्विस पहुंचाने का कमिटमेंट किया है। तो दिस इज द गेम, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर। तो भाई टाइमली इमरजेंसी मेडिकल केयर भी इसके अंदर इंक्लूड करो, और इंक्लूड करो कि नेचुरली इंक्लूडेड है, इसकी पुष्टि करनी है। स्टेट जो है वो मॉरली और कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंडेड है कि वो बिना रुकावट के एम्बुलेंस का एक्सेस प्रोवाइड कराए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है वो माना जाए, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स को। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। अब साइंस के बारे में बात करता हूं कि टाइम पे पहुंचना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो यार, कोई भी अगर ट्रॉमा जब होता है ना, तो कुछ ही मिनट्स में सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है, यानी कि हमारा ब्लड फ्लो जो है वो रुक सकता है अचानक से। कोई भी वेन्स जो है वो अचानक से जो है वो दब सकती है, और उसके बाद जो है वो बिल्कुल ब्लड का मूवमेंट जो है वो रुक जाएगा और फिर डेथ हो सकती है। तो यही होती है, एकदम से अगर कुछ ट्रॉमा हो रहा है या कोई बीमारी एकदम से हो गई ना, तो वो सर्कुलेटरी कोलैप्स कर जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है, पेशेंट के पास अगर प्रॉपर एक्यूरेट मेडिकल हेल्प ना मिले और लोग बाग आसपास के जो है वो थोड़ा बहुत अपनी इसे ट्रीट करने की कोशिश करें, तो उसमें ऑर्गन तक डैमेज हो सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। इवन ऑर्गन डैमेज तो उस कारण भी हो सकता है जब अगर डिले हो जाए ट्रीटमेंट, तो लोग कोमा वगैरह में चले जाते हैं ना, ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं पहुंचने के कारण। ये भी एक इशू होता है। मॉडर्न एम्बुलेंसेज आज के टाइम पे मोबाइल आईसीयू के रूप में काम कर रही हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ईसीजी मशीन, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई, टेलीमेडिसिन कनेक्टिविटी, सब कुछ है। एडवांस सिस्टम में हॉस्पिटल विक्टिम के जो वाइटल्स हैं उनको रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं, ताकि
अराइवल से, यानी कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ट्रीटमेंट जो है वो रेडी हो जाए, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन, यानी कि यहां पर एम्बुलेंस में पेशेंट को चढ़ाया, यहां पर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होना शुरू हुई, वहां पर डॉक्टर को पता लगना शुरू हुई और वहां पर बिल्कुल व्यवस्था करना शुरू हो गई हॉस्पिटल के अंदर कि ऐसी स्थिति में पेशेंट आ रहा है, उसको तुरंत जो है वो ट्रीट करना है, ये चीज उसके लिए रेडी रखो। इतनी फास्ट हो रही हैं चीजें आज की डेट में। हमारे पास क्या क्या चीजें हैं ये लिख सकते हो। 108 एम्बुलेंस सर्विस है, 10,000 से ज्यादा एम्बुलेंसेस पूरे कंट्री में ऑपरेट कर रही हैं। हर साल 70 से 90 लाख पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 10 मिनट 14 सेकंड हो गया है। नियर ग्लोबल प्लेटिनम 10 मिनट्स बेंचमार्क हमने अचीव कर लिया। लिख लेना भाई, हमारे यहां पे जो एवरेज जो टाइम चल रहा है हॉस्पिटल तक पहुंचने का, या मतलब वो इमरजेंसी एक्सेस का, मतलब इमरजेंसी मेडिकल एक्सेस का, वो 10 मिनट 14 सेकंड है एवरेज टाइम, कि 10 मिनट 14 सेकंड में आपके पास तक जो है वो एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। ये इंडिया का है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लिख लेना। स्टैंडर्डाइज एम्बुलेंस डिजाइन, सेफ्टी और इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट हम लोग को देखने को मिल रही है। उसके लिए हमने कोड भी बनाया, नेशनल एम्बुलेंस कोड AIS 125। इसके अलावा पर पता, मैं एक चीज की जो है वो शिकायत करता हूँ। एक मतलब ऐसे ही हुआ था जब मेरे पापा को, जब एनजीओ मतलब वो हुआ था, हार्ट अटैक जब आया था, तब उस समय जो है वो पापा को जो है वो एक हॉस्पिटल ले जाया गया था और उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया था। साला मैं तो दूसरी गाड़ी में था, अपनी गाड़ी में था, मैं वहां पे हॉस्पिटल, मेन हॉस्पिटल तक पहुंच रहा था और मेरा छोटा भाई जो है वो एम्बुलेंस में बैठ के पापा के साथ आ रहा था। तो उस समय, अब मुंह से तो गालियां निकल रही है, वो जो एम्बुलेंस वाला था वो अपने बच्चों को जो है वो ट्यूशन से पिक, या स्कूल या ट्यूशन से पिक कर रहा था और छोड़ रहा था। मतलब पीछे पेशेंट है, बट उस दौरान उसने मतलब ये नहीं सोचा कि तुरंत हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, उसके बाद मैं अपने काम करूं। तो वो सोच रहा था कि दो काम एक साथ हो जाए, प्लस उसमें ऑक्सीजन था नहीं। मुझे ये चीज पल्ली ने जो है बाद में बताई, मतलब मेरे छोटे भाई ने बाद में बताई। तो अगर मुझे उस समय पता लग रही होती तो पहले तो पापा को मैं अंदर सेट करता, उस एम्बुलेंस वाले की चाबी निकालता, फिर उसकी जो कुटाई करता मैं, कि वो नेक्स्ट टाइम ये हरकत कभी करता नहीं लाइफ में। जो उसमें छाप पड़ता है भैरव डंडा के, तब उसके समझ में आती है कि भाई, कहा कि दंड देना लोगों को जरूरी होता है। आई नो कि वायलेंस इज नॉट गुड एट ऑल, बट कुछ लोग उसके आदी होते हैं कि जब तक चपेट नहीं पड़ती ना उनमें, तब तक उनको समझ में नहीं आती कि क्या करना है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस ओवर हियर, बट आई एम टेलिंग द ट्रुथ। ये चीज आपके साथ सोच के देखो आप, कि आपके पिताजी जो है वो एम्बुलेंस में है। मैं नहीं चाहता कि कभी आप ऐसे सोचो भी, सॉरी अबाउट इट, मैं माफी चाहूंगा ऐसा मैंने बोला भी क्यों। मतलब कभी नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिविटी जो है वो चीजें रहो। मतलब आप सोचो कोई एक व्यक्ति है, उसके अंदर क्या बीत रही है। जैसे मैं तो लाइव एग्जांपल अपना बता रहा हूं, तो मेरा तो बनता है ना कि उस एम्बुलेंस वाले की कुटाई करना, और मैं कुटाई बहुत गंदी करता हूं, इसलिए मैं बहुत बदनाम भी हूं। इसलिए अभी तो अपन हाथ जोड़ते हैं ज्यादातर, बट कभी हाथ उठे ना किसी के ऊपर, जब उठता है तो फिर टूटता ही है आदमी। तो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, एम्बुलेंस को राइट ऑफ वे लीगल प्रोटेक्शन जो है वो मिलता है ना। तो ये चीज भी ध्यान में रखना, राइट ऑफ वे, कि भाई एम्बुलेंस के पास अधिकार है कि रेड लाइट को भी जंप करने का। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पेनल्टी का भी प्रोविजन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो उनके ऊपर फिर वो कार्रवाई नहीं हो पाती ना, क्योंकि उनको इमरजेंसी में पहुंचाना रहता है पेशेंट्स को। फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर इमरजेंसी सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया। तो हम लोग हर हर चीज, टेक्निकल सपोर्ट वगैरह हर चीज पर फोकस कर रहे हैं। तो मेजर चैलेंजेस ये कि स्टेट और प्राइवेट ऑपरेटर्स के बीच एम्बुलेंस क्वालिटी और अवेलेबिलिटी में बहुत गैप है। सर्टिफाइड इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस की कमी है, हमारे पास मेडिकल टेक्नीशियंस अभी भी अवेलेबल नहीं है। लिमिटेड ट्रेनिंग का भी इशू है। काफी सारी एम्बुलेंस के अंदर एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट्स और कम्युनिकेशन टूल्स नहीं होते। कॉल सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, कई बार फोन लगाते रहो कॉल सेंटर पे कॉल ही नहीं लग रहा, तो ये भी इशू हो सकते हैं। फील्ड टीम्स, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तभी भी कई बार हेल्प जो है वो टाइम पर नहीं पहुंच पाती। सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी की कमी होने से इनकंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स और पुअर ओवरसाइट होता है। ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जो होना चाहिए वो पावरफुल होना चाहिए, कि बिल्कुल वो छोटी छोटी गलतियों को भी जो है वो स्ट्रिक्टली पेनलाइज करे। क्योंकि जो आदमी है ना, इंसान जो है ना, उसके ऊपर जब तक टाइम बम ना रखा जाए ना, तब तक वो काम नहीं करता ढंग से। ये चीज सच है, ये चीज मैं आपके साथ भी बोलता हूँ, आपकी क्या, अपनी खुद की भी बोलता हूँ।
हमारे सर पे पता है डेली का एक टाइम बॉम्ब होना चाहिए कि भाई रोज हमारे पास इतने ही घंटे हैं, रोज हमारे पास 8 घंटे हैं, उस 8 घंटे में अपन को कमाल करना है अगर दूसरों से आगे निकलना है तो। ये चीज जो इंसान समझ जाएगा वो आगे बढ़ेगा। बट अपन क्या कहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अरे अभी तो एग्जाम में टाइम है यार, अभी तो एग्जाम में टाइम है यार। और जब साला एग्जाम आ जाता है तब सोचते हैं क्या है, छोड़ो यार अगले साल देंगे। ये ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। इसलिए इंपॉर्टेंस बनाओ अपनी चीजों को, टाइम बॉम्ब रखो, खुद से सेट करो अपने सर पे टाइम बॉम्ब। मैं तो करता ही हूं भाई, रेगुलर बेसिस पर अपन को पता रहता है कि अपने सर पे कौन से टाइम बॉम्ब है, अपन सुबह सुबह लिख लेते हैं कि ये चीज फिनिश होनी चाहिए। क्राउड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल पर काम करो भाई। पब्लिक गैदरिंग में देखो आप कितने लोगों की डेथ हो जाती है, बेचारे बच्चे महिलाएं पिचक जाते हैं, बिल्कुल रौन दिए जाते हैं। तो यही है, नेशनल इमरजेंसी सर्विस रेगुलेटरी अथॉरिटी लेकर आओ, स्टैब्लिश करो नेशनल लेवल पर। डिजाइन ट्रेनिंग ऑपरेशंस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी बननी चाहिए। एआई बेस्ड चीजों पर काम करो, जो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर एक पर्टिकुलर कहीं पर एक पब्लिक गैदरिंग हो रही है लार्ज लेवल पर, तो उसकी कितनी कैपेसिटी होना जरूरी है, तो उस पर काम करो, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना हम लोग। पैरामेडिक सर्टिफिकेशन, नेशनल लेवल फ्रेमवर्क फॉर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन लेकर आओ। यूनिफॉर्म पे पॉलिसी लेकर आओ कि सभी लोग, क्योंकि क्यों टेक्नीशियंस नहीं है, क्यों टेक्नीशियन की कमी है, स्टाफ की कमी है, पैसा नहीं मिल रहा ना प्रॉपर। भाई लोगों को प्रॉपर पैसा दो तो लोग जो है वो अट्रैक्ट होंगे और फिर काम जो है वो करेंगे। पैसे से बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं है गुरु। अर्बन और रूरल एरियाज दोनों को कवर करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करो, फंडिंग्स वहीं से तो आएंगी। रेस्क्यू टीम्स के लिए पीरियोडिक ड्रिल्स, समय समय पर ड्रिल्स जो है वो लेकर आओ, कंडक्ट करो, तभी फायदा मिलेगा। दैट्स इट, बाकी और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डिफेंस रिलेशंस का टॉपिक है गाइस, इसमें कुछ ही बस पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रिसेंटली कैनबेरा में अभी एक हम लोग को देखने को मिला कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में डायलॉग्स हुए, है ना, और एक बड़ा माइलस्टोन जो है वो साबित हुआ ऐसा माना जा रहा है। इस बातचीत के दौरान जो है वो समुद्री सुरक्षा, एयर रिफ्यूलिंग, सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए जिससे दोनों देशों के बीच जो है वो एंगेजमेंट स्ट्रेटेजिक से ऑपरेशनल लेवल तक और गहरा हो गया। यानी कि अब सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिलेशन सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं है, अब हम मिलकर काम भी कर रहे हैं, ऑपरेशनल लेवल तक जो है वो पहुंच गए हैं। तो आइए समझते हैं इस पार्टनरशिप के डायमेंशंस को और इसके महत्व को। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों जो है वो एक शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज और रूल बेस्ड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पे बिलीव करते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन जो होना चाहिए वो सभी के लिए अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि यहां पर चाइना का कंट्रोल है ना मेनली, बहुत ज्यादा चाइना हरकतें करता है, तो इसलिए हम लोग ये डिमांड करते हैं ओपन होना चाहिए सभी के लिए, रूल बेस्ड, कि सभी उस नियमों को का पालन करें। क्वाड की बात करें तो क्वाड जैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स ने दोनों की स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन, यानी कि दोनों कंट्रीज के बीच में बातचीत और गहरी कर दी, मिनिस्टेरियल लेवल पर बातचीत को और मजबूत कर दिया। दोनों कंट्रीज जो है वो मैरीटाइम बिहेवियर के अगेंस्ट, कोएर्सिव मैरीटाइम बिहेवियर, यानी कि कई बार कुछ ऐसा होता है ना कि जैसे चाइना हुआ, सिंपल सी चीज मैं अगर आपको बताऊं कि चाइना जो है वो क्या करता है, अननेसेसरली जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर टेंशन क्रिएट करता रहता है। जैसे अचानक से चाइना जो है वो एक दिन प्लान बनाएगा कि अपनी पूरी पूरी फोर्सेस, मैरीटाइम फोर्सेस को, सबमरीन, बड़े बड़े जहाज हैं, सबको जो है वो रेडी कर देगा, ऐसे करके खड़ा कर देगा, करीब 3-4 दिन तक खड़ा करेगा, फिर अचानक से उनको जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो है वो लेकर आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसे आता जाएगा। अब यहां पे ऑस्ट्रेलिया की फट जाएगी, ऑस्ट्रेलिया बोलेगा अरे यार ये चाइना मेरे ऊपर अटैक तो नहीं कर रहा है, ये आते 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 ऐसे यूटर्न मार लेता है, बोलता बाय बाय। इतने में तो ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब हो जाती है, जब इतनी पूरी भीड़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नजदीक में आती रहती है। कई बार करता है ऐसा, जानबूझ के इसकी हरकतें हैं चाइना की, बेकार आदमी है, डराता भी है वरन में अननेसेसरली, तो वो इससे ऑस्ट्रेलिया बड़ा परेशान रहता है। हम बोलते हैं भाई ऐसी हरकतें मत करो यार, ऐसे मैरीटाइम बिहेवियर अच्छा थोड़ा लगता है यार, है दबावपूर्ण समुद्री व्यवहार कर रहे हो आप, तुम दबा रहे हो यार। साउथ चाइना सी के अंदर लोग डरे हुए हैं, दूसरी छोटी छोटी कंट्रीज बेचारी डरी हुई हैं, तो ये चाइना है हरकत यार, वो पता नहीं क्यों करता है, उसको क्या मजा आता है। होता है ना कुछ लोग अपने ग्रुप में भी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें चुल होता है बेजबरन में, बेजबरन में कुछ हो रहा नहीं है। घर परिवार में भी आप ऐसे देखेंगे, कुछ ऐसे सदस्य होते हैं हमारे घर परिवार में, बेजबरन में टेंशन बढ़ाने के लिए बात करने लगते हैं। भाई उनको नॉर्मल बिहेवियर अच्छा नहीं लगता कि शांतिपूर्वक चीजें चल रही हैं,
है ना, ऐसे कुछ कमाल के लोग हैं घर में, मेरे परिवार में भी हैं, कि कुछ हुआ नहीं, कि कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एकदम आकर कि टेंशन, कि समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, जिंदगी खराब हो रही है मेरी। क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा तुम्हारी जिंदगी में? क्या ही बोले यार। तो ये चाइना बिल्कुल वैसा ही है, ऐसा समझ लो आप, गेम चाइना का यही है बस। नेक्स्ट, अब हम लोग मिलकर ऑपरेशंस करेंगे भैया, रेगुलर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे कि ये नाम लिख लेना एक्सरसाइज के पहले, ए वाले पॉइंट पे जो लिखा हुआ ना वो पूरा लिख लो, जैसे कि टैलिस्मैन सैब्रे, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट और 2024 एयर टू एयर रीफ्यूलिंग फ्रेमवर्क। इन्होंने इंट्रो इंटर ऑपरेबिलिटी को बूस्ट किया, यानी कि मिलकर हम लोग काम करेंगे। एनुअल डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग और जॉइंट स्टाफ बातचीत जैसे मैकेनिज्म्स ने इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी इंश्योर करी है कि हाँ भाई, हम बेसिकली मतलब ये समझ लो ऐसे सिंपल शब्दों में कि दोनों मिलकर एक कंपनी बनाएंगे जिसके तहत जो है वो ये मिलकर काम करेंगे। एयर रिफ्यूलिंग एग्रीमेंट कि भाई हमारा जहाज जब जा रहा है, उसको अगर फ्यूल की जरूरत है तो आप दूसरा जहाज हमारे जहाज के ऊपर लगाओ और हमें फ्यूल ट्रांसफर कर दो। हवा में होता है ना फ्यूल ट्रांसफर, बहुत ब्यूटीफुल दिखता है वो, बेहतरीन लगता है वो। यूट्यूब पे कभी देखना, हवाई जहाज हवा में ही जो है वो रिफ्यूलिंग कर लेते हैं। तो हम ऑस्ट्रेलिया के पास से गुजरेंगे तो हम बोल देंगे ऑस्ट्रेलिया को कि यार भेजना यार तेल जरा, तो वो अपने 2-1 फाइटर जेट को हमारे ऊपर जो है वो लगा देगा और तेल भिजवा देगा हमें। तो ऐसे एग्रीमेंट भी हो गए, है ना, ठीक है। तो ये एक मैच्योर टैक्टिकल पार्टनरशिप दिखाता है कि भाई हम मिलकर जो है वो काम कर सकते हैं मजबूती के साथ। फिर इनने बोला कि नहीं भाई, अब सिर्फ मिलिट्री तक नहीं, हमें तो पैसा भी कमाना है ना यार, तो हम मिलकर शिप को रिपेयर करेंगे, शिप को मेंटेन करेंगे, डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। डिफेंस इंडस्ट्री राउंड टेबल्स के जरिए, यानी कि इनकी बातचीत के जरिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कंपनीज के बीच इंडस्ट्रियल लिंकेजेस और को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो बड़े हैं। इंडिया के शिपयार्ड ने ऑस्ट्रेलियन नेवल फ्लीट के मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स में सपोर्ट देने का प्रपोजल भी दिया। हमने बोला कि तुम्हारे यहाँ की नेवी जो है, देखो जंग लग रही है तुम्हारे यहाँ के जहाजों में, आओ हम पॉलिश कर देते हैं। तो ऐसा हमने बोला कि तुम्हारे यहाँ के जहाज को जो है वो हम ठीक करेंगे। तो वो भी एग्री होगा कि चलो ठीक कर दो यार, ले लो पैसा। गुजराती माइंडसेट है गुरु, कि कहीं पर जा रहे हैं हम लोग तो तुम हमें सपोर्ट भी करो और हमें पैसा भी दो, उसके बदले में सर्विस भी देना ना, फ्री में थोड़ा ना मांग रहे पैसा। ईमान है भैया हमारा, फ्री में नहीं चाहिए हमें कुछ। तो जॉइंट एग्रीमेंट के अंदर कुछ चीजें थी, जैसे कि हमने बोला कि भाई मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, कोऑर्डिनेटेड सर्विलांस, इंटरऑपरेबिलिटी, इसको जो है वो बढ़ाना है, एनहेंस करना है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। तो ऐसी है इमरजेंसी, कोई भी अगर इमरजेंसी आती है तो उससे पहले ही आप प्लानिंग कर लो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके रिस्पॉन्स में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर काम करेंगे। वही दूसरा जो है वो यही है कि एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, यानी कि हमारी कोई अंदर सबमरीन है या ऑस्ट्रेलिया की सबमरीन है, उसमें कुछ लफड़ा हो जाता है तो एक रेस्क्यू टीम जो है वो जाएगी उनको बचाने के लिए, सबमरीन के अंदर लोगों को। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एग्रीमेंट हुआ कि किसी मिशन के दौरान हमारा जहाज जो है उसमें फ्यूल की कमी हो गई तो ऑस्ट्रेलिया भर देगा, या ऑस्ट्रेलिया का मिशन के दौरान उसके जहाज में फ्यूल की कमी हुई तो हम भर देंगे। फिर मिलकर हम लोग जो है वो सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो बनाएंगे, तैयार करेंगे। फिर मिनिस्टर्स वगैरह की जो है आपस में मीटिंग्स वगैरह भी होंगी, है ना। तो ऐसी चीजें के बारे में जो है वो बातचीत हुई। तो बस यही है, चाइना का एग्रेशन बढ़ता जा रहा है इस क्षेत्र में, तो जो उसका एग्रेशन बढ़ रहा है तो हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छी पार्टनरशिप नजर आ रही है। ठीक है, बस बाकी और कुछ नहीं है, बाकी पूरी चीजें इसके अंदर रिपीटेड है। मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, डिफेंस प्रोडक्शन पर फोकस करना, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना, इंडिया की मास मैन्युफैक्चरिंग और ऑस्ट्रेलिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे एआई, साइबर और ड्रोन्स में मदद करेगा। रेगुलर बातचीत और स्टाफ लेवल मैकेनिज्म्स इंश्योर करता है कि पॉलिटिकल शिफ्ट्स के बावजूद पॉलिसी कंटिन्यू बनी रहे, क्योंकि हम रेगुलर बातचीत करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन रहेंगे और बेहतर होते जाएंगे। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। भैया देखो, विंटर की जब शुरुआत होती है तो दिल्ली जो है वो एक गैस चैम्बर बन जाता है। ये लाइन कई बार दिल्ली गैस चैम्बर बन जाता है या दिल्ली गैस चैम्बर बन गया, ये लाइन कई बार आपने सुनी है न्यूज़पेपर वगैरह में, हेडलाइन में शायद पढ़ी होगा भी आपने। तो अक्टूबर से ही हम लोग को स्मॉग की स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। स्मॉग की डेफिनेशन लिखकर बताओ कमेंट बॉक्स पे लिखकर
किस चीज को बोलते हैं हम लोग स्मॉग? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना आपने, नहीं पढ़ा तो ज्वाइन कर लो, बता रहा हूं अभी भी टाइम है, देर नहीं हुई है। तो अक्टूबर में स्मॉग दिल्ली में देखने को मिल रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर या सीवियर जोन में जो है वो चला जाता है। अब इसी कंसेप्ट का कॉन्टेक्स्ट में अभी अभी हम लोग को जो है वो देखने को मिला CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इन्होंने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिस GRAP के बारे में बात कर रहा था ना, वो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसका स्टेज 2 एक्टिवेट किया है जब दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर चली गई। ये सिस्टम गाइस बेसिकली एक कानूनी तौर पर बनाया गया सिस्टम है, जिसे एयर पॉल्यूशन जब वर्ष होती है ना, तो उस समय इसको एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो आओ किस तरीके से जो है काम करता है उसके बारे में हम लोग जो है वो समझेंगे। यहां से आपको चीजें थोड़ा सा नोट डाउन करना जरूरी है। ये क्या है, कभी एस्टैब्लिश हुआ, इसका एम क्या है, ये पूरी चीज आप तीनों के तीनों पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो पहली चीज तो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये पहला चीज ध्यान में रखना कि स्टैट्यूटरी है, मतलब कि लीगली बाइंडेड फ्रेमवर्क है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सरकार ने ऐसे ही बना दिया इसको, नहीं, कानूनी तौर पर बनाया है। मतलब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना कानूनी है भैया। NCR में एयर क्वालिटी जो खराब हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। किस क्षेत्र के लिए? NCR के लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। स्टेज वाइज इंटरवेंशन प्रिस्क्राइब करता है रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स डेटा और मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट के तहत, यानी कि ये रियल टाइम बेसिस पर बताता है कि क्या करना है, क्या प्लान्स बनाने हैं। हर स्टेज में पॉल्यूशन सीवियरिटी के लेवल के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक इन्फोर्सेबल एक्शंस दिए जाते हैं, यानी कि जिस स्टेज में एयर की क्वालिटी जैसी होती है उस अकॉर्डिंग क्या एक्शन लेना है वो बताया जाता है। मतलब कुल मिलाकर आप जो है वो समझ चुके हो कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, नाम समझ में आ रहा है ना, रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, कि भाई एनसीआर क्षेत्र में, और ये कानूनी तौर पर बाइंडेड है, लीगली बाइंडेड है, कि एनसीआर क्षेत्र में एयर की क्वालिटी पुअर होगी तो ये स्टेज वाइज जो है वो बताएगा कि किस किस स्टेज में क्या क्या चीजें जो है वो करनी है। यहां तक बात क्लियर? ये बिल्कुल एज इट इज जो लिखा हुआ है ऐसा ऐसा नोट्स में बना लो। अब इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के तहत एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया। तो कौन से कानून के तहत ये लीगली बाउंडेड है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। दिसंबर 2024 में CAQM ने इसे दोबारा से रिव्यू किया ताकि प्रेडिक्टिव इन्फोर्समेंट इंक्लूड किया जा सके, कि भाई नहीं, हम जो है वो क्या करें कि प्रिडिक्शन करें कि एयर क्वालिटी खराब हो सकती है, वो भी शामिल करें, जिससे कि पहले से ही, पॉल्यूशन बढ़ने के बाद नहीं, पॉल्यूशन बढ़ने से पहले ही एक्शन ले लिया जाए। अब इसका एम यही है, आपको समझ में आ ही चुका होगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बनाना जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने से पहले ही कंट्रोल मेजर्स एक्टिवेट हो सकें, आपस में एजेंसीज जो है वो काम करें और अपने टारगेट्स को अचीव करने पर फोकस करें। अब ये पूरी स्टेजेस लिख लेना, इसकी कितनी स्टेज होती है? तो 4 स्टेज होती हैं। स्टेजेस, कैटेगरी, एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेंज क्या है और क्या एक्शंस लेना है, लिख लो भैया। पहले अगर कोई सिटी स्टेज 1 में, एनसीआर की तो यहां पर बात की गई है, बट दूसरी सिटीज भी इसको फॉलो कर रही हैं इसी स्टैंडर्ड्स को। स्टेज 1 का मतलब है 201 से लेकर 300 की एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेंज, मतलब पुअर रेंज। फिर यहां पर डस्ट को कंट्रोल किया जाता है, वो वाली पानी वाली वो चलना शुरू हो जाती हैं। ट्रक्स आपने देखा होगा ना, जो पानी के छींटे उड़ाती रहती हैं, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स को जो है वो नीचे करती हैं, है ना। वेस्ट को रिमूव किया जाता है, गाड़ियों के एमिशन को फटाफट ट्रैफिक पुलिस जो है वो चालू हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है कि पीयूसी दिखाओ, पीयूसी दिखाओ, है। तो ये स्टेज 1 में होता है। स्टेज 2 में जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 हो जाता है, वेरी पुअर, और यहां पर मैकेनिकल स्वीपिंग शुरू हो जाती है, फटाफट बहुत सारी रोडों की सफाई होना शुरू हो जाएंगी, ट्रक की धूल जो है वो निकाले जाएंगे, है ना। फिर इसके अलावा नेक्स्ट C&D मॉनिटरिंग क्या है? C&D मॉनिटरिंग और DG सेट रेगुलेशन, इसमें इन्होंने जो है वो लिखा नहीं है, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि C&D मॉनिटरिंग क्या है और DG सेट रेगुलेशन जो है वो क्या है। ये मैं आपको एक टास्क अलग से जो है वो दे देता हूं, अगर नहीं पता लग रहा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा फिर बाद में।
अभी मुझे भी इसका फुल फॉर्म अगर अभी अभी रुको यार, एक मिनट रुक ही जाओ यार, ये CND मॉनिटरिंग क्या है, होगी बहुत टुच्ची सी चीज, कोई बड़ी नहीं होगी एकदम से, मेरी भी क्लिक नहीं कर रही है। जब भी कोई डाउट आए तुरंत एकदम कर लेना चाहिए CND, नहीं तो फिर मेरे दिमाग में चलता रहेगा। मॉनिटरिंग, एक मिनट रुक जाओ गुरु, अभी बताते हैं आपको। इसको CI या CD मॉनिटरिंग कहा जाता है। ये ट्रैक करता है हेल्थ परफॉर्मेंस को। सो अच्छा, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन, ओके ओके फाइन, लिख लेना इसका फुल फॉर्म। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन, कोई भी जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है तो धूल धड़कर, धूल वूल नहीं बनती है, या कोई बिल्डिंग तोड़ी जाती है तो धूल जो है वो रिलीज होती है, उसको मॉनिटर किया जाता है कि कहीं उसके कारण भी तो पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। अब DG सेट रेगुलेशन देख लेता हूं मैं, DG सेट रेगुलेशंस, इसके अंदर DG का तो इन्होंने कुछ बताया नहीं है यार, वैसे भी इसमें दिख नहीं रहा है वैसे मुझे ऑनलाइन एकदम सर्च करने पे। DG सेट गाइडलाइंस कवर करती है इंस्टॉलेशन, एमिशन, नॉइस एंड ऑपरेशंस रिक्वायरिंग प्रॉपर वेंटिलेशन एंड स्टेबल फाउंडेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। अब इसमें जो है वो जैसे कि गाड़ियों से निकलने वाली या इंडस्ट्री से निकलने वाली जो फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल जो जलता है ना तो धुआं वगैरह निकलता है, तो उसको अपन नहीं बोलते कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, तो वो उसको जो है वो चेक करते हैं ये लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि और हाई लेवल पर थर्ड स्टेज पे सीवियर कैटेगरी हो जाती है 401 से 450, ये पूरे चार्ट बना लेना। BS3 BS4 के व्हीकल्स पर बैन लगा दिया जाता है, कंस्ट्रक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, 450 से ज्यादा रेंज जो होती है वो स्टेज 4 कंसिडर की जाती है। सीवियर प्लस कैटेगरी, भैया ट्रक नहीं आएंगे, वर्क फ्रॉम होम करो, काफी सारे प्रोजेक्ट्स रोक दिए जाते हैं उसमें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था गाइस। तो जैसे जैसे हायर स्टेज में प्रीवियस स्टेज के मेजर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड होते जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हायर स्टेज पे जाओगे प्रीवियस स्टेज के जितने ही मेजर्स हैं सब एक साथ लिए जाएंगे। ठीक है, इसके फीचर्स की बात करें तो भाई रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है ये वेदर की फोरकास्टिंग के ऊपर बेस्ड क्या चीज करनी है उस पर एक्शंस लेने के लिए तुरंत एक्टिवेट कर देता है एजेंसीज को कि अब एक्शंस लेना शुरू करो ये। जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्स होती जाती है, रेस्ट्रिक्शन जो है वो प्रोग्रेसिवली और स्ट्रिक्ट होते जाते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बता ही दिया। CAQM, CPCB, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अर्बन लोकल बॉडीज, ट्रैफिक पुलिस, ये सब मिलकर पूरी चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IIT M मतलब IIT मद्रास हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है ना, कि अभी हमने IIT के बारे में बात करी थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। IIT M जो है ना, नहीं एक मिनट रुको, अरे यार एक तो ये PDF बनाने वालों के साथ ये दिक्कत है कि ये लोग वो नहीं करते हैं फुल फॉर्म। IIT M नहीं, IIT M इज समथिंग, IIT मद्रास ही है, यस ऑब्वियसली IIT M इज IIT मद्रास, IIT M एंड IMD, IIT M एंड IMD फॉर GRAP लिख देता हूं ना, इसमें आ जाएगा। IIT मद्रास ही हो, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है यार, ये थोड़ी सी ध्यान में रखना जरूरी है। बिल्कुल एग्जैक्टली, IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, लिख लेना फुल फॉर्म। इंडियन इंस्टीट्यूट, IIT मद्रास नहीं है। अब मैंने जनरली IIT M लिखा तो IIT मद्रास आ गया था, बट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है भाई, माय बैड। बट देखो इसी से देखो ये चीज प्रूव होती है कि भाई कितना जरूरी है। अभी पता नहीं एक कोई रैंडम सा कोई बंदा वो लिखता कि आप बहुत खराब जो है वो पढ़ाते हो, कंटेंट जो है वो काफी अच्छा, नो डाउट कंटेंट बहुत ही अच्छा, ऑब्वियस ही बात है। देखो मैं खराब, मुझे तो पता ही मैं पढ़ाता कम ही हूं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो रहता है कि आपको गाइड करना प्रॉपर तरीके से कि पढ़ना कैसे है ना। अपना काम नहीं है कि लाइन टू लाइन चीजें जो है वो समझाना, वो तो समझ में आनी है आपको, ऑब्वियस ही बात है कि आप पढ़ोगे तो समझ में आनी है। मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेनली, कि क्या कॉन्सेप्ट है। अभी देखो इसमें अपन को थोड़ा सा डाउट आया तो मैंने तुरंत जो है वो उसको चेक कर लिया। ठीक है, तो ये भी लिख लिया होगा आपने है ना, आई होप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी,
और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये जो है वो मिलकर CAQM के लिए जो है वो हेल्प कर रहे हैं, अथॉरिटीज काम कर रही हैं, उनके डेटा के ऊपर बेस्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर किया जा रहा है। ठीक है, बस और क्या, स्टेज 2 के मेजर जो लागू हो रहा है अभी, उसमें यही होगा कि मेजर रोड्स पर डेली बेसिस पर साफ सफाई होगी, वाटर स्प्रिंकलिंग की जाएगी। मेरे शहर पे भी वाटर स्प्रिंकलिंग शुरू हो गई है। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन साइट्स पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी, डस्ट कंट्रोल स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस को इंश्योर किया जाएगा। CNG और इलेक्ट्रिक बसेस के नंबर्स बढ़ाए जाएंगे, मेट्रो सर्विसेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, डिफरेंशियल फेयर सिस्टम ऑफ पीक आवर्स में लोअर फेयर्स, ताकि क्राउड और ट्रैफिक जो है वो कम हो सके। होता ना कई बार ओला उबर में आपने देखा होगा, पीक आवर्स पे भाड़ा जो है वो गाड़ियों का ज्यादा हो जाता है। इंटर स्टेट बसेस के लिए एंट्री रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी, सिर्फ CNG इलेक्ट्रिक या BS6 डीजल अलाउ किए जाएंगे। टूरिस्ट बसेस को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा इन सब चीजों से, क्योंकि टूरिस्ट का भाई क्या, क्योंकि टूरिस्ट तो ऑलरेडी पैसा देकर जो है वो चीजें कर ही रहा है बेचारा। रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि गार्ड्स और गार्डनर्स को इलेक्ट्रिक हीटर्स प्रोवाइड करें, ताकि बायोमास का कचरा जलाना बंद हो जाए। होता है ना कई बार सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो होते हैं वो कचरा जो है वो जलाकर आग वाग तापने लगता है, तो उसकी जगह इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आप रेसिडेंशियल सोसाइटी है आपकी, तो आपको अपने गार्ड्स को इलेक्ट्रिक हीटर्स देना पड़ेगा। अब हम किसी भी प्रकार से कचरा वगैरह जो जलेगा तो उस पर वो नहीं करेंगे। एजेंसीज को जो है वो रोड डस्ट, व्हीकुलर एमिशन और ओपन वेस्ट बर्निंग पे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग का टास्क दिया गया है। एंटी पोल्यूशन पॉलिसी को स्ट्रिक्टली लागू किया जाए, उस पर डेडलाइंस दे दी जाए अथॉरिटीज को। बस यही है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की पोल्यूटेड एयर में सांस लेना एक दिन में 10 सिगरेट पीने के बराबर है। पता है, देखो क्लियरली लिखा, ये मैं नहीं कहता, ये लोग कहते हैं। अब देखो, कोई व्यक्ति सिर्फ दिल्ली में ही चला गया जो सिगरेट नहीं भी पीता है, तो भी उसको कहेंगे अपन की 10 सिगरेट पीते हो तुम दिन में। एक बार दिल्ली से एक दिन रुक कर आओ, 10 सिगरेट अपने आप पी के आओगे। और सोचो दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति जो खुद 10 सिगरेट सांस में ही पी ले रहा है, सांस लेने में, और अलग से पीता होगा तो उसकी क्या स्थिति। टचवुड में दिल्ली में उस समय था, उस समय अपन करते थे, मतलब 100 के अराउंड मान लो मेरी 70-80 तो हो ही जाती थी, और 10 तो ऑटोमेटिकली हो ही रही है। बट अब नहीं भाई, अब सब कुछ बंद है, अब बिल्कुल सोबर लाइफ अपन जी रहे हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, अरे भैया बहुत बुरी स्थिति होती है दिल्ली में, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता रोड पे। एक बार मुझे याद है कि मैं रात में करीब 3-1 बजे, एक गुड़गांव में एक मॉल है, वहां से मैं वापस आ रहा था, 3-3:30 कुछ बज रहा होगा, गुड़गांव से वापस आ रहा था, तो जो ड्राइवर था वो तो एक तो टुन्नी में गाड़ी चलाए, और मेरे को जो है वो मान के चलो कि गाड़ी के बोनट के थोड़ा सा बस आगे दिख रहा था, उसके आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था मुझको और मेरे भाई को। मैं उसको बोल बोल के थक गया, मैंने कहा भाई स्लो चला ले, स्लो चला। बोलता अरे सर अपन को सब पता है। मैंने कहा ये तो लफड़ा कर देगा भाई। मैं तो सोच रहा था जैसे तैसे करके बस मैं अपने रूम तक पहुंचूं, और फिर उसके बाद से फिर मैंने सोच लिया भाई लेट नाइट भले ही मैं कहीं पर भी स्टे कर जाऊंगा, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा भाई। या तो खुद की मेरी गाड़ी होगी तो मैं धीरे धीरे चलाता रहूंगा, वो चलेगा, मुझे ये ड्राइवर्स चक्कर में नहीं पड़ूंगा भाई। बड़े खतरनाक चला रहे थे, भले ठीक है भाई, टचवुड वो एक्सपर्ट आदमी हो, मैं शायद उसके बारे में गलत बोल रहा हूं, बट कोई कितना भी एक्सपर्ट हो भाई, सामने दिखना तो चाहिए। तुम ब्रेकिंग कैसे करोगे हैं? तुम इनोवा चला रहे हो तो, और बिल्कुल एकदम खतरनाक लेवल पे, पलटा ही दोगे। बहुत सीवी देखो लिखा हुआ है ना, क्लियरली लिखा हुआ है, स्थिति खराब हो जाती है। दिखता ही नहीं है कुछ, आप क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, और ऊपर से फटाके फूट रहे हैं, पैडी स्ट्रॉ बर्निंग हो रही है वहां पे, हरियाणा पंजाब साइड होती है ना, पराली जला दी जाती है। चलो भाई, अब बड़ा टेक्निकल टॉपिक समझाऊंगा मैं आपको, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, आपको मतलब जनरल नॉलेज के लिए समझना जरूरी है। हर दिवाली पे हम सबके बीच एक फेमिलियर बहस जो है वो शुरू हो जाती है कि फटाके मत फोड़ो भाई, हवा को क्लीन रखना है। और एक तरफ लोग जो है वो बोलते हैं
कि फटाके मत फोड़ो, और एक तरफ बोलते हैं कि वैसे तुम दुनिया जहां के पॉल्यूशन कर लो, हम एक दिन फटाके फोड़ लेंगे तो उसमें पता नहीं क्या हो जाएगा। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अच्छा कुछ सोल्यूशन भी लाए गए कुछ समय पहले कि ग्रीन क्रैकर्स फोड़ो भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ग्रीन क्रैकर्स क्लीन नहीं होते बल्कि लेस हार्मफुल होते हैं। अगर कोई आपसे मेंशन कर दे कि ग्रीन क्रैकर्स जो है वो 100% एनवायरमेंट फ्रेंडली है, हेल्दी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आओ समझेंगे कि ग्रीन क्रैकर्स है क्या, उसके साइंटिफिक और लीगल डायमेंशन के बारे में जानेंगे, और क्या ये एक्चुअल पोल्यूशन कम कर पा रहे हैं कि नहीं, तो उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। अब आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया के अंदर दिवाली के समय पर पोल्यूशन लेवल एकदम हाई हो जाता है, यस, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। ये सिर्फ फायर क्रैकर से नहीं होता यार, बट फायर क्रैकर्स एक्ट एज लास्ट स्ट्रॉ ऑन ऑलरेडी पोल्यूटेड एयर। देखो, इसका मतलब सिंपल शब्दों में यह हुआ, ऑलरेडी ठंडियों के समय पर पराली जलाई जाती है, हाँ, पोल्यूशन ऑलरेडी हो ही रहा है। ठंड के समय पर हम लोग को फॉग और स्मोक का कंसेप्ट, स्मोक जो है नजर आ जाता है, तो स्थिति एयर में पोल्यूशन ऑलरेडी है। फायर क्रैकर इस चीज को और बस बढ़ा देते हैं। विंड की स्पीड इस समय जो है वो लो रहती है, तो बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे एनवायरमेंट, क्लाइमेट फैक्टर्स प्लस ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स, ये सब मिलकर जो है ऐसी स्थिति बना देते हैं कि हम फटाके फोड़ेंगे तो स्थिति और जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए कहा कि भाई ग्रीन क्रैकर्स का कंसेप्ट लेकर आओ, और जिसको अप्रूव भी किया था। एक एक्चुअली CSIR की रिसर्च के ऊपर बेस्ड ये पूरी चीज सामने आई थी, तो उस पर अप्रूव कर दिया कि चलो ग्रीन क्रैकर्स हम लोग जो है वो फोड़ेंगे। तो है क्या ये ग्रीन क्रैकर्स, आइए इस चीज को पहले तो लिख लो आप। तो देखो, जो जनरली ट्रेडिशनल फटाके जो होते हैं ना, उसमें क्या क्या चीजें होती है पहले तो ये समझो आप, है ना, और लिख भी लो। जो नॉर्मल जो फटाके जो मार्केट में रहे हो मिलते हैं, कन्वेंशनल वेपन जिसको आप कह सकते, वेपन कह रहा हूं, फायर क्रैकर्स, है ना, तो उसमें आप बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हो, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, ये लिख लेना, है ना, बेरियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम पाउडर, सल्फर, चारकोल, जो बेसिकली हाई पार्टिकुलेट एमिशन और टॉक्सिक गैसेस, जहरीली गैसेस जो है वो प्रोड्यूस करता है। और इसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो काफी ज्यादा रहता है, जो एनवायरमेंट को पल्यूट करेगा, हेल्थ को खराब करेगा लोगों की। अब ग्रीन क्रैकर्स में इन केमिकल्स को ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडाइजर और एडिटिव से रिप्लेस किया गया। अब देखो, जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है ये भी लिख लो। देखो, दो चीज आपकी कितनी काम की मिल गई आपको। पोटेशियम नाइट्रेट की जगह पोटेशियम परकोलेट होता है। पोटेशियम नाइट्रेट की जगह लिख लो पोटेशियम परकोलेट होता है। लिख लिया। सल्फर और एल्यूमिनियम को कम करके 30% कम पार्टिकुलेट एमिशन अचीव करना ऑब्जेक्टिव होता है। ये देखो, ये लिखा हुआ है। ये बेसिकली सल्फर को और एल्यूमिनियम के कंटेंट को कम कर देते हैं। ठीक है, अब सुनो, ये जो फटाके हैं ये CSIR और NEERI यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अंडर डेवलप्ड हुए हैं। तो क्वेश्चन ये बनेगा, ये ग्रीन क्रैकर्स को किसके अंडर डेवलप किया, तो ये पॉइंट ध्यान में रख लेना। इनका एमिशन लोड नॉर्मल क्रैकर से 20 से 30% कम होता है ना, यानी कि जो नॉर्मल फटाके फोड़ोगे आप, उसके कंपैरिजन में 20 से 30% या 30 से 40% भी आप बोल सकते हो, कम पोल्यूशन है वो ये वाले करेंगे। बट पोल्यूशन तो कर रहा है ना। और सर्टिफिकेशन भी होता है। इन जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं उनमें QR कोड होता है, जिसे कंज्यूमर जो है वो वेरीफाई कर सकता है कि ये अप्रूव्ड फॉर्मूला से जो है वो बने हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब ये ग्रीन मतलब क्लीनर जो है वो क्यों नहीं है, क्लीन जो है वो क्यों नहीं है, क्लीनर बट नॉट पोल्यूशन फ्री, या फिर मैं बोलूं क्लीन ही नहीं है, ये ग्रीन है। ये क्लीन नहीं है, ये ग्रीन है।
उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। पहली चीज तो ये क्रैकर्स पोल्यूशन को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करते, इसलिए हम इसको क्लीनर तो बोल ही नहीं सकते भाई, इसमें जो लिखा है वो गलत लिखा है। ये ग्रीनर है, क्लीनर की जगह ग्रीनर बोलो आप इसको, कि ये ग्रीनर है, ग्रीन क्रैकर्स है ना, ये ग्रीनर है बट क्लीनर नहीं है, क्योंकि अगर क्लीनर होता तो वो तो 100% रिन्यूएबल होता, सॉरी 100% एनवायरमेंट फ्रेंडली रहता, बट ये जो है ये है ग्रीनर। ये जो फटाके हैं ये पोल्यूशन को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करते, सिर्फ कंपैरेटिवली पोल्यूशन को कम कर रहे हैं। अगर ट्रेडिशनल क्रैकर्स 100 यूनिट एमिशन करता है तो ग्रीन क्रैकर 70 से 75 करेंगे, क्योंकि 30-40% ही कम कर रहे हैं, है ना। तो स्टिल लेस हार्मफुल है बट कंप्लीटली एनवायरमेंट सेफ नहीं है। दिवाली के टाइम पर ऑलरेडी एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में होता है, इवन 30% रिडक्शन भी नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी कि किसी काम का ही नहीं, पोल्यूशन लेवल तो हाई हो गई ना। फिर मार्केट में डुप्लीकेसी बढ़ गई भाई, डुप्लीकेट और फेक जो है वो क्रैकर मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, जिससे ग्रीन सर्टिफिकेशन का इंपैक्ट डाइल्यूट हो जाता है। क्यूआर वेरिफिकेशन की अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि ग्रीन क्रैकर में जो क्यूआर कोड्स हैं आप उनके थ्रू जो है वो उसको वेरीफाई कर सकते हो। इतना टाइम किसी के पास कहां है। ग्रीन क्रैकर्स में भी काफी हैवी मेटल्स होते हैं, सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी इरिटेशन कर सकते हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम कर सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं। हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने रिपीटेडली ये चीज कहा है कि भाई पब्लिक हेल्थ जो है उसको ध्यान में रखो, ट्रेडिशन से, ट्रेडिशन कल्चर पूरी चीज अपनी जगह चलती रहेंगी, पहले अपनी सेहत पे ध्यान दो भाई। कई बार लोग जो है वो ये सेहत पे ध्यान देते नहीं है, ट्रेडिशन में लगे हैं भाई, होगा फिर एक दिन टैम बोल दिए दुनिया से। 2018 और 2023 में कोर्ट ने क्लियरली कहा था देयर इज नो सच थिंग एज जीरो पोल्यूशन फायर क्रैकर। चाहो तो लिख लो, 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था देयर इज नो सच थिंग एज जीरो पोल्यूशन फायर क्रैकर। कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये बोल दे कि ये जीरो पोल्यूशन फायर क्रैकर है। बेरियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम पाउडर का उपयोग कंप्लीटली बैंड है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डीएम जो कलेक्टर जो होते हैं ना, इनको इन्फोर्समेंट अथॉरिटी दी गई कि भाई ये लागू करें कि आपके यहां पर फायर क्रैकर्स ना फूटे, पोल्यूशन जो है वो ना इंक्रीज हो, बट हो ही रहा है। तो ये चीज बस देखो कितनी क्लैरिटी के साथ आपको चीजें जो है वो पता लगी है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये सोल्यूशन नहीं है भाई, ग्रीन क्रैकर इज नॉट अ सोल्यूशन, इट्स जस्ट कि हाँ भाई थोड़ा सा वो कर लो, बट डुप्लीकेसी मार्केट में चल रही है उसके कारण तो उससे तो बचा ही नहीं जा सकता। पहला पॉइंट भाई, सरकार जो है वो कह रही है कि 50,000 करोड़ रुपए डिफेंस एक्सपोर्ट पहुंचाना है, 50,000 करोड़ का 2029 तक, और टोटल एनुअल प्रोडक्शन 3 लाख करोड़ का पहुंचाना है। वाह यार, ये सरकार का टारगेट है डिफेंस का कि भैया 50,000 करोड़ रुपए जो है वो डिफेंस के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुए 2029 तक, और टोटल एनुअल प्रोडक्शन 3 लाख करोड़ रुपए का होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर इंटीग्रेशन को एक्टिवली इंकरेज किया गया, प्राइवेट सेक्टर को जो है वो कहा गया कि वो इन्वॉल्व हुए। डीआरडीओ और ये डिफेंस से रिलेटेड जो पीएसयूज हैं और फॉरेन जो ओईएम जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनके कोलैबोरेशंस के साथ ऑपरेशंस हुए जैसे कि सिंदूर। तो ये प्रैक्टिकल वैलिडेशन देते हैं कि भाई हमारा खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो होना जरूरी है, किसी और के ऊपर हम लोग जो है वो डिपेंडेंट ना रहे, नहीं तो पता लगे समय पर मना कर दे सामने वाला। नाउरू से रिलेटेड ये क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कंट्री के बारे में जो है इंफॉर्मेशन है, ये आइलैंड है, वॉल्केनिक माउंटेन से बना है, प्लस यहां पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है भाई कि 80% इसकी जमीन खराब है, बर्बाद है। इसमें जो लिखा हुआ है ना वो गलत लिखा हुआ है, 80% इसकी जमीन जो है वो बर्बाद है। ठीक है, अब ये मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करना इसका आंसर देने की, और ये ज्ञान सर है, ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करें, और कल एक क्लास होगी आपकी क्योंकि अपने 4 टॉपिक जो है वो बच गए थे,
तो कल मैं आपके कवर कराऊंगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।